क्या भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जांच सीबीआई करेगी? भरत तिवारी एनकाउंटर मामला दिल्ली तक जा पहुंचा है, प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस वाले नपते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार और बार बार कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जांच आयोग भी गठित हुआ, लेकिन सवाल है कि अब इस मामले में कौन से अफसर नपेंगे और एनकाउंटर का पूरा सच कब तक सामने आ पाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इंसाफ की मांग अब देश की राजधानी दिल्ली तक जा पहुंची है और सीबीआई जांच की मांग हो रही है, जिसके बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या भरत तिवारी केस में सीबीआई जांच होगी? कब तक मिलेगा परिवार को इंसाफ? क्या है भरत तिवारी एनकाउंटर का पूरा सच? अभी और कितने पुलिस वाले नपेंगे? किन दो गवाहों पर टिकी सबकी निगाहें? बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इंसाफ की मांग अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। भरत तिवारी के समर्थकों के साथ भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बिहार सरकार की न्यायिक जांच पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। जहां कल उनका प्रदर्शन जारी था, आज भी वही तस्वीर देखने को मिली है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए और न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। भरत तिवारी के परिवार की क्या क्या मांगे? धरना प्रदर्शन के दौरान चंदन तिवारी और भरत तिवारी के समर्थकों ने 5 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी हैं। पहली मांग, एनकाउंटर में शामिल सभी लोगों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। दूसरी मांग, भरत तिवारी के परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दी जाए। तीसरी मांग, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। इसके अलावा परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने और भरत तिवारी जिन सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज उठाते थे, उन कार्यों को सरकार द्वारा पूरा किए जाने की मांग की गई है। हालांकि इस धरने में पहुंचे भरत तिवारी के समर्थकों का कहना है कि ये लड़ाई केवल भरत तिवारी के परिवार की नहीं, बल्कि न्याय की लड़ाई है। उनका कहना है कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से जल्द फैसला लेकर परिवार को न्याय दिलाने की अपील भी की है। भरत तिवारी मामले में अब किस किस की गवाही होगी? वहीं इस मामले की जांच की बात करें तो 2 गवाहों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच में अब 2 महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही को दर्ज किया जाएगा। न्यायिक जांच आयोग के समक्ष भरत तिवारी के माता पिता के बयान दर्ज होने के बाद आज मंटू चौधरी और सत्यनारायण चौधरी आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों गवाहों को न्यायिक जांच आयोग की ओर से समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया गया है। मंटू चौधरी और सत्यनारायण चौधरी का दावा है कि वो 17 जून की सुबह जवनिया पुनर्वास टाउनशिप के समीप मौजूद थे। एनकाउंटर के ठीक कुछ देर पहले पुलिस ने उन्हें घटनास्थल से बलपूर्वक हटा दिया था, जिसके कारण वो पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने के बावजूद उस समय वहां नहीं रह सके। सूत्रों के मुताबिक आयोग दोनों गवाहों के बयानों को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहा है। संभावना है कि उनके बयान से घटनाक्रम की परिस्थितियों और उस समय की स्थिति पर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। इसी कारण आयोग ने उन्हें गवाह के रूप में तलब किया है। यह आपको बता दें कि इससे पहले भरत तिवारी के माता पिता न्यायिक जांच आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग दोहराई थी। अब लोगों की निगाहें मंटू चौधरी और सत्यनारायण चौधरी की गवाही पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि आयोग के समक्ष दर्ज होने वाले उनके बयान इस बहुचर्चित मामले की जांच को नई दिशा दे सकते हैं। आयोग सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। क्या था पूरा मामला? 17 जून 2026 को बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस और एसटीएफ की एक कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी को गोली लगी। पुलिस का दावा है कि भरत पर कई आपराधिक मामले दर्ज और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार शुरू से ही इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। अब तक जांच में क्या क्या हुआ? मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने कई कदम उठाए। सबसे पहले एनकाउंटर में शामिल कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही दबाव इतना बढ़ गया कि इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक और न्यायिक जांच दोनों शुरू कर दी गई। फॉरेंसिक जांच में क्या तलाश रही पुलिस? हालांकि इस मामले का सबसे बड़ा सवाल है कि भरत को लगी गोली किस हथियार से चली थी। इसी का पता लगाने के लिए अदालत की अनुमति के बाद 3 हथियार यानी निलंबित थानाध्यक्ष की सर्विस पिस्टल, एसटीएफ जवान की सरकारी पिस्टल और भरत के पास से बरामद पिस्टल को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है।
साथ ही घटनास्थल से मिले कारतूस और खोखों का भी बैलिस्टिक मिलान कराया जा रहा है। यही रिपोर्ट तय करेगी कि गोली किस हथियार से चली थी और पुलिस के दावे घटनास्थल के सबूतों से मेल खा पाते हैं या फिर नहीं। कहां तक पहुंची न्यायिक जांच? वारदात के कई दिन बीत जाने के बाद भी न्यायिक जांच आयोग ने अपनी कार्रवाई को तेज किया है। आयोग ने भरत तिवारी के परिजनों के बयान आरा कोर्ट में दर्ज किए। आयोग का कहना है कि वे सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे एनकाउंटर की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है। परिवार की मांग है कि एनकाउंटर में शामिल सभी जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी मामले में एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई जांच की मांग उठाई गई थी। अब आगे क्या होगा? वहीं अब इस पूरे मामले में दो जांच सबसे अहम मानी जा रही है। पहली एफएसएल की बैलिस्टिक रिपोर्ट, जिससे स्पष्ट हो सकता है कि भरत को लगी गोली किस हथियार से चली। दूसरी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट, जो पुलिस की कार्रवाई और पूरे घटनाक्रम की वैधानिक जांच करेगी। इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारी या क्लीन चिट का रास्ता तय हो सकता है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा इसी एनकाउंटर की जांच करने के लिए 25 जून को शाहपुर गांव पहुंचे थे। एक ऐसा एनकाउंटर जिसे मर्डर साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ कैमरे में कैद हो गया था। एनकाउंटर के नाम पर मर्डर करने वाले आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हालांकि ये बातें माता पिता कह रहे हैं कि पुलिस ने मर्डर किया मेरे बेटे का। एनकाउंटर के नाम पर कत्ल की जिस तस्वीर को पूरे देश ने देखा, उसे देखने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को बिहार सरकार ने 6 महीने का वक्त दिया कि मामले की रिपोर्ट को तैयार करिए। जबकि 22 जून को मर्डर को लेकर जिन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनमें से एक को तो तबादले के नाम पर और अच्छी पोस्टिंग भी दे दी गई, जिसके बाद भी इस एनकाउंटर को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या केस में लापरवाही हो रही है? केस का आलम आपको बताते हैं कि 2 पन्नों के जरिए इस बात का पता चलता है कि वो 2 पन्ने जो भरत तिवारी की मां के नाम पर आरा भोजपुर के एसपी को शिकायती पत्र के तौर पर लिखे गए थे, वो शिकायती पत्र 18 जून को पुलिस ने रिसीव किया। बाकायदा उस पर पुलिस की मुहर और तारीख भी थी। आशा देवी ने शिकायत पत्र में जगदीशपुर के एसडीपीओ यानी सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर और उनके साथ एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार 22 जून को शाहपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। भरत तिवारी की मां आशा देवी की उसी शिकायत पत्र को एफआईआर में तब्दील कर दिया गया। बाकायदा उसमें केस नंबर 178, 26 और तारीख भी मिली 22 जून। साथ ही आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ 3 धाराएं दर्ज की गई, वो भी लिखी हुई है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जो 3 धाराएं लगाई गई हैं, उनमें पहला है 103(1) यानी मर्डर, धारा 3(5) यानी एक साथ कई लोगों ने मिलकर कत्ल का इरादा रखा, साथ ही बीएनएस की धारा 27 यानी आर्म्स एक्ट। अब जाहिर है मर्डर के मामले में जिसकी सजा उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक है, आमतौर पर पुलिस एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, जांच बाद में शुरू की जाती है। लेकिन यहां मामला घर का है तो पुलिस शायद भूल गई कि किसी को गिरफ्तार भी करना है। वैसे आशा देवी की शिकायत के बाद पुलिस ने कुल 5 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज तो किया, जिनमें पहले हैं 17 जून को एनकाउंटर के नाम पर भरत तिवारी का कत्ल करने वाली टीम की अगुवाई करने वाले एसडीपीओ यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर राकेश कुमार शर्मा। दूसरे हैं शाहपुर थाने के एसएचओ राजेश मलाकार। इन दोनों के अलावा एफआईआर में 3 और पुलिस वालों के नाम है, लेकिन उनके नाम जाहिर नहीं हो पाए क्योंकि पुलिस ने ना तो एफआईआर की और ना ही कोई कॉपी मीडिया के सामने दी, जिसके बाद इसको लेकर भी कई बड़े सवाल थे। लेकिन माना जा रहा है कि एनकाउंटर के बाद एसडीपीओ और एसएचओ के साथ जिन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था, उन्हीं तीनों के नाम एफआईआर में शामिल हैं। हालांकि एनकाउंटर के बाद एसडीपीओ और एसएचओ के साथ सस्पेंड होने वाले जो बाकी 3 पुलिस अफसर हैं, वो हैं सब इंस्पेक्टर हरीशचंद्र कुमार और अंकित आर्यन और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमाशंकर यादव। इनमें से सस्पेंडेड एसडीपीओ का तबादला कर उसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भेजा गया। बाकी 4 पुलिस अफसर भी फिलहाल कहा जाता है कि अभी मजे में हैं, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल प्रशासन पर नहीं, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सवाल पुलिसिया विभाग पर है कि किस तरीके से पुलिसिया विभाग लीपापोती में जुट जाता है और जो कि प्रशासन तक की, सरकार तक की बदनामी कराता है। हालांकि अभी इस मामले में और बड़े खुलासे होंगे और खुलासे ऐसे कि कई रहस्य सामने आ पाएंगे, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट अभी सामने आने बाकी है और जंतर मंतर पर अब भरत तिवारी का परिवार भी मौजूद है।
ऐसे में क्या मामला और तूल पकड़ता है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको हमने उठाया है और आपके सामने रखा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कल फिर आपके सामने बेबाक सवाल लेकर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।